नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल संबंधित एक नवीन टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत में मृदा संसाधन और मिट्टी के प्रकार। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए क्योंकि अंत में आपके लिए कुछ प्रश्न भी इससे जुड़े हुए होंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, मिट्टी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक दो कहावतें हैं जिससे हम शुरुआत कर लेते हैं। समूचा संसार मिट्टी का संसार है। दूसरा, मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। ऐसी कई सारी और कहावतें भी हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? सभी तरह के जीवों को खाना मिट्टी से मिलता है, भोजन मिट्टी से मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि समूचा संसार मिट्टी का संसार, क्योंकि अगर किसी जीव को खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे जीवित रह सकता है, उसकी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। और जितनी तरह की वनस्पति है वो खाने का प्रमुख आधार है। तो अगर वनस्पति मिट्टी में उगती है और उससे हमें खाना मिलता है तो मिट्टी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? केवल कुछ वनस्पति को छोड़ दीजिए जो बिना मिट्टी के किसी चट्टान के ऊपर या पानी में जड़ विहीन जो वेजिटेशन होता है वो बिना मिट्टी के पैदा हो सकता है। अदरवाइज लगभग सारी जो वेजिटेशन से वो कहीं ना कहीं मिट्टी से ही अपना संबंध रखती है, मिट्टी में ही पैदा होती है, बढ़ती है। सारी फसलें, सभी पेड़ पौधे, फल फ्रूट फूल, जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब मिट्टी में पैदा होता है। और जो पानी में जड़विहीन घासें होती है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन पानी में कहाँ से आता है? वो मिट्टी से ही तो आते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगभग सारी जो वेजिटेशन है वो वहीं से आती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी जीवों को खाना वहीं से मिलता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे शेर है, बाघ है, इनको मिट्टी से क्या लेना देना। लेकिन ये जिनको खाते हैं, हिरण है, खरगोश है, बकरी है, वो क्या खाते हैं? वो फिर वेजिटेशन पर निर्भर है। वो नहीं होंगे तो ये भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम कहेंगे कि सभी जीवों को खाना मिट्टी से पैदा हुए वेजिटेशन से मिलता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए मिट्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमें हमारे देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते भी हैं। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो एक विद्वान है H.H. बेनेट, अमेरिकन विद्वान है। ये यूनाइटेड स्टेट सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के चीफ थे और इनको फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर। और इन्होंने मिट्टी की एक डेफिनेशन दी है जो काफी अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है। इनकी परिभाषा थी, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले, भूपृष्ठ का मतलब पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से पे मिलने वाली है, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों का। मिट्टी का संगठन कभी भी मजबूत नहीं होता, वो बुरबुरी सी होती है, मतलब हाथ में पकड़ो बिखर जाती है ऐसे। वो असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है, अपर लेयर, सबसे ऊपर वाली, जो मूल चट्टानों, जिसको हम पेरेंट रॉक्स कहते हैं, और वनस्पति के योग, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, से बनती है। तो बेसिकली इनके हिसाब से मिट्टी है क्या? पृथ्वी के ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर जो असंगठित है, और वो मूल चट्टानों, मूल चट्टानों का क्या मतलब है? चट्टाने होती है बड़ी बड़ी, वो चट्टाने जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, जिसको हम भूगोल में अपक्षय कहते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, फिर वो छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़ों में बटते हैं, फिर वो और छोटे टुकड़ों में, तो वो बिल्कुल बारीक बारीक जो कण में अगर चट्टान बिखर जाती है फिर सॉइल बन जाती है। हम सामान्य, बहुत सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये चट्टानों का आटा है। मिट्टी जो है चट्टानों का आटा है, टुकड़े हैं छोटे छोटे उसके। तो इस तरह से चट्टानें टूटती फूटती रहती है, बड़ी चट्टान छोटी 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 छोटी, लास्ट में वो बुरादा बन जाता है। तो वो मूल चट्टानें कहलाती है। तो मूल चट्टानों टूटने के बाद और फिर उसमें वनस्पति का वो ह्यूमस मिल जाता है। अब वो क्या होता है देखिए इस इमेज के अंदर, ये पेड़ पौधे, अब इसके नीचे यहाँ देखिए कितनी सारी पत्तियां, टहनियां, छोटे छोटे रोज गिरते रहते हैं। पत्तियां भी गिरती रहती है पतझड़ के मौसम के अंदर। वो सारी पत्तियां, टहनियां, जो छोटी छोटी चीज, वो जाती है कहाँ है? कई सारे जीव जंतु मर जाते हैं पृथ्वी के अंदर, और लाखों करोड़ों अरबों संख्या में छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वो सब होते हैं। वो सारे इन पत्तियों को, इन वेजिटेशन को, जो जीव मर जाते हैं, सड़ा गला के मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो अब मिट्टी क्या है? एक तो ये चट्टानों का बुरादा है और दूसरा उसमें ह्यूमस मिल जाता है। ये दोनों का ऊपर ऊपरी परत जो पाई जाती है उसको हम मिट्टी कहते हैं, ऐसा बेनेट कह रहे हैं। और काफी हद तक ये बिल्कुल सही परिभाषा है। अब मिट्टी क्या है उसको थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल। ऊपर वाला जो धरातल है उसका लूज, जो असंगठित पदार्थ है, वो मटेरियल है जो अधिकांशतः धरातल को कवर करता है। कहीं कहीं नहीं भी करता, क्योंकि चट्टाने भी हो सकती है तो नहीं भी करता। तो वो मटेरियल जो है उसको हम सॉइल कहते हैं। इसमें दो तरह की चीजें होती है, दो अजैविक चीजें होती है, दूसरी जैविक चीजें होती है। अजैविक क्या? चट्टानों का बुरादा। और जैविक क्या? जो वनस्पति का योग है, ह्यूमस से जो बनता है, उसको हम वो कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी जो मिट्टी है
उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसको सपोर्ट करता है, वेजिटेशन को और एग्रीकल्चर को। और वनस्पति और पेड़ पौधों को, कृषि संबंधी जो फसलें हैं उनको जो पानी है और जो न्यूट्रिशंस पोषक तत्व मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिट्टी से मिलते हैं। तो अपनी बॉडी जो वो बनाते हैं पेड़ पौधे, और उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, न्यूट्रिशंस के हिसाब से भी देखिए, पानी की सप्लाई के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि कई सारे ऐसे पेड़ पौधे वनस्पति वो जड़ों से पानी को, वो जड़ें कहाँ होती है, उनकी मिट्टी में होती है। अगर हम देखें, हर तरह की जो सॉइल होती है उसमें अपने रासायनिक गुण होते हैं और अपने भौतिक गुण होते हैं, और इसीलिए हर जगह पर मिट्टी अलग अलग देखने को मिलती है हमको। अब ये जो उसके गुण है वो, एक तो लीचिंग, निक्षालन कहते हैं। निक्षालन का मतलब होता है जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी के साथ घुलकर ऊपर की जो मिट्टी है उसके जो तत्व हैं वो सारे नीचे की तरफ चले जाते हैं, उसको हम लीचिंग कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। तो वो है वेदरिंग, यानी कि चट्टानें कितनी टूट रही है अपने जगह पे। माइक्रोबायकल एक्टिविटी, यानी कि जीव जंतु जो है वो किस तरह की एक्टिविटी वहां कर रहे हैं, कितने जीव हैं, छोटे मोटे लाखों करोड़ों जीव जंतु इस मिट्टी के अंदर रहते हैं, बड़े जीव भी रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज क्या है। ये सारी चीजें मिलाकर अगर हम देखें तो पृथ्वी के ऊपर कई तरह की मिट्टियां पाई जाती है जो अलग अलग टाइप की होती है, जिनकी बात हम आगे कर भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना कि हर तरह की जो मिट्टी होती है उसकी अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ होती है। कुछ मिट्टी के गुण अच्छे भी होते हैं, कुछ उसमें बुरे गुण भी होते हैं, खराब गुण भी होते हैं। और वही एग्रीकल्चर फिर डिफाइन कर होता है कि वहां किस तरह की मिट्टी में हम कौन सी फसल बोएंगे। तो वो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो वीकनेस है, उनको ध्यान में रखकर हम फैसला लेते हैं कि इस मिट्टी में ये फसल ठीक होगी, इस मिट्टी में ये फसल ठीक होगी। तो आप इस तरह से देखिए, मिट्टी के अंदर मुख्यतः सैंड, रेत के कण होंगे बड़े बड़े। उसके बाद में सिल्ट, जिसमें हम गाद कहते हैं हिंदी में, बारीक मिट्टी होती है वो उसमें पाई जाती है। फिर क्ले, चिकनी मिट्टी, बिल्कुल बारीक कण होते हैं इसके, वो उसमें मिलती है, और ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो सारी फिर क्या बन जाती है, मिट्टी कहलाती है। और इसी मिट्टी में हम ये सारी फसलें पैदा करते हैं, वेजिटेशन पैदा होता है, और ये सब हमारा पेट भरने का काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये है वाइसली टोकुचेव, ये रशियन विद्वान है, इनको फादर ऑफ सॉइल साइंसेस कहा जाता है। इसी तरह से भारत में बिहार के अंदर पूसा जो स्थान है वहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी, इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1905 में, अंग्रेजों द्वारा की गई थी ये। और इसमें काम करने वाले एक विद्वान थे डॉक्टर JW लेदर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, ये उपनाम है इनका। और बाद में ये जो इंस्टीट्यूट है वो फिर 1970 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई, फिर ये अभी भी वर्तमान में उसके अंदर में काम कर रहा है ये लेदर महोदय। यस, अगला भारत के अंदर मिट्टी संबंधी जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, SLUSI कहते हैं इसको। पहले इसका नाम था ऑयल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। ये जो भारत सरकार है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसके अधीन एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अधीन ये काम करता है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो भारत के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके कई सारे रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं, जिसमें से नोएडा, रांची, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और अहमदाबाद, इतने सारे रीजनल सेंटर्स के साथ में ये काम करता है। तो ये सेंटर सारे अपने अपने रीजन्स में काम करते हैं, और वो फिर हेडक्वार्टर उसको सबको इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करता है। और भारत में मृदा संबंधी जो और भूमि उपयोग संबंधी जो सर्वे है, जो मैपिंग है, वो सारा काम इस संस्था के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से एक और संस्था है द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहते हैं, NBSS एंड LUP, है ना। NB का मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, एंड LUP लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, इस तरह से इसका शॉर्ट नाम है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, क्योंकि 56 में एक स्कीम लागू की गई थी जिसका नाम है ऑल इंडिया सॉइल सर्वे स्कीम, वो 1956 में आई थी। फिर बाद में 1959 में इसका नाम फिर बदल के कर दिया गया, ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे कर दिया गया। उसके बाद फिर इसका नाम 1976 में बदला और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कर दिया गया। तो अभी ये वर्तमान में संस्था इस नाम से काम कर रही है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है, और इसके अलावा इसके जो रीजनल सेंटर है वो बेंगलुरु है कर्नाटक में, कोलकाता वेस्ट बंगाल, असम में जोरहट, न्यू दिल्ली, और राजस्थान में उदयपुर के अंदर भी इसका एक सेंटर है, तो जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन काम करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे इसके रीजनल सेंटर्स हैं। अब अगर हम इन सारे सेंटर्स की इंफॉर्मेशन और फिर ये जो इंफॉर्मेशन है इन सबको अगर हम कंबाइन करके देखें तो आप पाएंगे कि ये इस तरह के मैप बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भारत में कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मिट्टी को
बहुत ही मुश्किल है क्लासिफाई करना। एक खेत के दो पास पास के खेतों में मिट्टी अलग होगी। इवन ये भी देखा जा सकता है कि एक खेत के ही दो टुकड़ों भागों में अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर भी एक जनरलाइज्ड वे में हम बात करें तो ये सारी मिट्टी के प्रकार है, अलग अलग कलर से आप देख सकते हो, अलग अलग तरह से मिट्टी पाई जाती है। फिर हम इसको जनरलाइज करके 7-8 अलग ग्रुप बना लेते हैं और फिर उनको उनका अध्ययन हम करते हैं। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज मिट्टी बहुत ज्यादा विविधताएं लिए हुए होती है। एक और टर्म है सॉइल होराइजन या सॉइल प्रोफाइल। सॉइल होराइजन या प्रोफाइल का मतलब होता है कि अगर हम किसी स्थान पर जमीन पर ऊपर से नीचे की तरफ गड्ढा करें तो मिट्टी की परतें किस तरह की मिलेगी, उसको हम सॉइल होराइजन कहते हैं। और ये पाया जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी हम अगर सॉइल को ऊपर से नीचे की तरफ खोदना शुरू करें तो उसकी लेयर्स हैं वो एक सिमिलर फॉर्म में मिलती है, एक जैसी मिलती है। हाँ, उनकी मोटाई सब जगह अलग अलग हो सकती है लेकिन मिलती एक जैसी है। उसमें क्या, सबसे पहले जो लेयर मिलती है उसको ओ लेयर कहते हैं, हम ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, सभी तरह के जीव जंतु इसमें रहते हैं, वेजिटेशन इसमें पैदा होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक लेयर कहा जाता है। फिर उसके नीचे ये बहुत पतली होती है, उसके नीचे फिर है टॉप सॉइल कहते हैं, सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है उसको कहते हैं मिनरल, और ह्यूमस इसमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जितना भी सड़ा गला अंश है वो सारा ऊपर ही पड़ा रहता है। उसके नीचे है एलिवेशन लेयर्स, इसमें थोड़ा सा लीच्ड हो गया, यानी कि निक्षालन होकर वो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर थोड़े नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद अच्छा एक बात और है कि इन सबको मिलाकर हम एयर लेयर भी कहते हैं, सबको मिलाकर भी एयर लेयर कहा जाता है। फिर बी सब सॉइल कहा जाता है इसको, यहाँ पर मिनरल्स और जो मेटल्स होते हैं उनका डिपोजिशन होता है, मिट्टी के कण थोड़े बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे होती है सी पेरेंटल रॉक्स, पैतृक चट्टाने जहां पर होती है, वो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है क्योंकि टूटने का प्रोसेस वहीं से शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे टूटती है, इसलिए इनको पेरेंटल रॉक्स कहा जाता है। लास्ट में डी या आर लेयर भी कहते हैं, बेड रॉक है ना। ये तो वो रॉक्स हैं जो बड़ी बड़ी मूल बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जिनके टूटने से फिर अपक्षय शुरू होता है और फिर चट्टान का प्रोसेस शुरू होता है। तो मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है वो इससे चलता है। बड़ी चट्टान होगी, वो चट्टान फिर छोटे टुकड़ों में टूटेगी, फिर वो चट्टान वापस छोटे टुकड़ों में टूटेगी, और फिर वो वापस छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, और सबसे ऊपर वाले में फिर ह्यूमस भी उसके अंदर आके मिल जाता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता है, इधर से मिट्टी के बनने का जो प्रोसेस है वो ऐसे चलता है। अब आप यहाँ देखिए, जो ह्यूमस शब्द आ रहा है उसका मीनिंग क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया कि सारे वनस्पति का सड़ा गला अंश, जीव जंतु, बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु जो भी मरता है सब मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और वो सड़ गल के फिर ह्यूमस बन जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह का फिर ह्यूमस मिलने के बाद मिट्टी इस तरह की हो जाती है, और जितनी ज्यादा ह्यूमस होती है मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता जाता है, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो एयर लेयर है, ये सब मिलाकर के एयर लेयर कहा जाता है। इसको ओ लेयर, ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं, सबसे ऊपरी लेयर है ये। फिर ऑर्गेनिक जैविक परत भी इसको कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ, जीवों को ये आश्रय देती है। मैक्सिमम न्यूट्रिशन और मैक्सिमम इरोजन भी इसी का होता है। ये न्यूट्रिशन इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है, और इरोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ऊपर है तो आसानी से ये कट के बह जाती है। साथ ही देखिए बी लेयर, इसको सॉइल ऑफ थिक पार्टिकल्स, इसमें क्या कणों की जो मिट्टी के कण होते बड़े बड़े बन जाते हैं, इसमें थिक पार्टिकल्स हो जाते हैं, इसको सब सॉइल लेयर भी कहा जाता है। फिर थर्ड देखिए सी लेयर, फॉर्मेशन बाय पेरेंटल रॉक्स, जो पैतृक चट्टानें होती है उनसे फिर बनती है, और काफी बड़े बड़े रॉक्स इसमें इसमें जो कण होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। और लैक ऑफ ह्यूमस, अब यहाँ ह्यूमस की कमी हो जाती है क्योंकि ह्यूमस यहाँ से इतना नीचे नहीं जाता, लीचिंग होकर निक्षालन होकर, तो यहाँ ह्यूमस नहीं देखने को मिलता। और लास्ट में डी लेयर या आर लेयर, आर लेयर इसको रेगोलिथ लेयर भी कहा जाता है, डी लेयर भी कहा जाता है। ये तो वो बड़ी बड़ी पेरेंटल रॉक्स हैं जो बड़ी चट्टाने हैं, और इसको सबसे निचली परत भी हम कहते हैं, लोएस्ट लेयर ये यहाँ पर है। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो, इस इमेज में भी बड़े अच्छे से, ऊपर वेजिटेशन और जीव जंतु सारे रहते हैं, ह्यूमस रहता है, ये टॉप सॉइल, और ये फिर है एलिवेटेड हॉराइजन। तो ये जो मिट्टी है वो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है, और ये सब सॉइल है, बी लेयर। फिर देखिए बड़े कण होते जाते हैं, और लास्ट में पैतृक चट्टानें आ जाती है, बेडरॉक आ जाती है। तो इस तरह से ये मिट्टी का जो फॉर्मेशन है वो शुरू होता है, और इस तरह की लेयर मिलती है। अब कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ कहीं पर भी खुदाई करोगे तो ये परतें इसी लेयर में मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी मोटाइयां हर जगह अलग होती है, कहीं ये बहुत पतली होगी, कहीं थोड़ी मोटी होगी। जैसे गंगा के मैदान में हम देखेंगे तो वहां तो वो जो जलोढ़ मिट्टी है वो 2 से 3 हजार मीटर तक गहरी है, तो कहीं ये मोटी हो सकती है, कहीं ये पतली हो सकती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत पतली होगी। तो ये मोटाई अलग अलग हो सकती है लेकिन मिलती ये ऐसे ही है, ठीक है। तो इनको हम सॉइल प्रोफाइल या होराइजन कहते हैं। अब हम भारत में सॉइल के क्लासिफिकेशन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत में सबसे पहला वर्गीकरण वेलेगर का माना जाता है, जो 1893 में किया गया था। फिर लेथर मॉड्यूल, इनकी बात भी हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, 1898 में इन्होंने किया।
इसको स्कोकल्स्काया ने किया था 1932 के अंदर, चटर्जी और वाडिया ने 1935 में किया, विश्वनाथ वकील ने 1944 में किया, राय चौधरी और मुखर्जी ने 1954 में किया। तो इन सब विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सॉइल का वर्गीकरण किया, मुख्य भागों और सब भागों में बांटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ICAR। या ICAR है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 1929 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे बड़ी कृषि संबंधी संस्थान यही माना जाता है, और जो सीधा कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने भारत को 8 मुख्य भागों में और 27 गौण भागों में बांटा है भारत की मृदाओं। ठीक है, 8 मुख्य है। अब हम आगे इन 8 मुख्य जो भाग है उनकी बात करते हैं। ये जो 8 मुख्य वर्गीकरण किए गए हैं, ये जेनेसिस, इनकी उत्पत्ति के आधार पर, कलर के आधार पर, इनके कंपोजिशन और लोकेशन, इन चारों चीजों को ध्यान में रख के भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया गया है। उसमें से है माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम पर्वतीय मृदा या वन मृदा कहते हैं, अलुवियल सॉइल जिसको हम जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी या कछारी या दोमट, कई सारे नाम कहते हैं, रेड येलो सॉइल लाल पीली मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, एरिड या डेजर्ट शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, पीटी सॉइल, और सलाइन अल्कलाइन क्षारीय और लवणीय मिट्टी। इस तरह से ये 8 भाग हैं। अब इसमें से पीटी और सलाइन अल्कलाइन का एरिया बहुत कम है, तो ये बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती। ऐसे में ये 6 तरह की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए, और इनको आप इस मिट्टी में देख सकते हो, इस मैप में देख सकते हो। जैसे माउंटेन सॉइल है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र पूरा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए अलुवियल सॉइल, ये पूरा गंगा सतलुज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इधर ये सारे डेल्टाई रीजन, गंगा का डेल्टा है या महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी, इन सबके डेल्टा को आप देखिए यहाँ पे। ये यहाँ राजस्थान से होते हुए गुजरात तक पाई जाती है। फिर है ये रेड येलो सॉइल, ये पूरा ब्लॉक जो है रेड येलो सॉइल का है भारत के अंदर। देन ब्लैक सॉइल, ये पूरा जो रीजन है उसको हम काली मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी के अलग अलग टुकड़े यहाँ मेघालय में, इधर आप देखिए छोटे छोटे पैच है इसके, यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है, ये पूरा वेस्टर्न घाट वाला ये हिस्सा नीलगिरी में, इस तरह से छोटे छोटे पैच है। और एरिड सॉइल यहाँ राजस्थान पंजाब हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से जो 6 मिट्टियां हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस मैप के अंदर दिखाया गया है। अब हम एक एक तरह की मिट्टी लेके उसके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये इस तरह की मिट्टी है, आप देखिए जलोढ़ मतलब तो जल द्वारा लाई गई, ये बाहर से लाई जाती है जल के द्वारा विस्थापित, कांप दोमट कछारी इस तरह के नाम भी हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई होती है, 40% भाग भारत का इसी तरह की मिट्टी से कवर्ड है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये कहाँ से आती है, मूलतः ये नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, इसलिए ये पूरा गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, सतलुज का मैदान, ये इधर ब्रह्मपुत्र का पूरा मैदान, डेल्टा, इधर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन नदियों के मैदान, तो ये पूरा जो रीजन है वो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है भारत के अंदर। मुख्य स्टेट की बात करें, इधर से शुरू करें, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल, इधर असम, इसके अलावा भी राजस्थान का ये पूर्वी हिस्सा है, गुजरात का ही कुछ हिस्सा यहाँ पर है, पूर्वी तटीय मैदान जो है पूरा ये तटीय मैदान, देखिए सारे मैदान के नदियों के डेल्टा इसमें आ जाते हैं। तो एक बड़े हिस्से पर ये भारत में पाई जाती है, और जहां जहां नदियों अपना मैदान बना रही है वहां इसी तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी कुछ खास विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है नदियों द्वारा विस्थापित मृदा है, ये डिस्प्लेस्ड सॉइल है, ये यहाँ की नहीं है, ये तो कहीं और से लाई गई है। और मूलतः जो गंगा के मैदान की जो मिट्टी है वो हिमालय से लाई गई है, तो नदियां वहां से डिस्प्लेस करके यहाँ लाके बिछा देती है, इसलिए इसको तो विस्थापित मृदा, आई हुई है, बाहर से आई हुई है, वहां की लोकल मृदा नहीं है वो, इसलिए इसको विस्थापित मृदा कहते हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, नदियों के मैदान दुनिया में विश्व में कहीं भी आप जाएंगे सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं। खाद्यान्न इसमें सबसे ज्यादा पैदा किए जाते हैं भारत के अंदर, इसीलिए भारत में गंगा का जो मैदान है उसको अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। गेहूं चावल और तमाम तरह के खाद्यान्न यहाँ भारी मात्रा में पैदा किए जाते हैं। रंग इसका हल्का भूरा हल्का पीला होता है, आप इस मिट्टी को देख सकते हो, थोड़ी गीली हो जाने पर ये इस तरह का बिहेव करती है, ये भी देख सकते हो आप। नमी इसमें अधिक समय तक रहती है, मतलब जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसकी अच्छी है, एक बार अगर इरिगेशन कर दे तो 15-20 दिन तक उसमें नमी बनी रहती है, इसलिए चावल गेहूं आराम से इसमें पैदा हो सकते हैं। भूभाग समतल होते हैं, ये बात है, जहां जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा बिछा हुआ मैदान है तो वो समतल होता है। अब समतल मैदान है तो नहरें बनाना आसान, कुएं खोदना आसान, कृषि संबंधी सारे काम करना आसान, सब चीजें आसान हो जाती है मैदानी क्षेत्रों में। इसलिए जलोढ़ मिट्टी की ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां भी ये मैदानी क्षेत्र है इसलिए सारी एक्टिविटी जो है वो आसानी से हो सकती है यहाँ पे। गंगा के मैदान में इसकी कहीं कहीं गहराई 2 से 3 हजार मीटर तक का है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा गहरी जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है गंगा के मैदान में। और ये 3 तरह की होती है, पुरातन जलोढ़ मिट्टी यानी कि पुरानी जो ओल्ड जो जलोढ़ है उसको हम बांगड़ कहते हैं, हमने ये कंसेप्ट समझे हैं बांगड़ और खादर।
और जो नूतन मिट्टी है उसको हम कहते हैं खादर में, नवीन क्षेत्र है, बार बार नई नई आपके। इसके अलावा एक और है नूतनतम, सबसे नवीनतम कहते हैं इसको, न्यूएस्ट सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न भी पूछा गया है इस न्यूएस्ट सॉइल कहाँ मिलती है, डेल्टाई क्षेत्रों में, और भारत में सबसे ज्यादा गंगा के डेल्टा में ये मिलती है, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। और सारे डेल्टाओं में न्यूएस्ट सॉइल होती है, नवीनतम मिट्टी, और न्यू या नवीन वो खादर में मिलती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल हम कहते हैं। कलर आप देखिए इसका, थोड़ा रेडिश थोड़ा येलोइश होता है बीच बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो भारत का ये पूरा रीजन आप देखिए, ये पूरे इस रीजन में मिलती है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है वहां पर उस डेल्टाई क्षेत्र को छोड़ दो तो बाकी हिस्से पे यही मिलता है, इसी तरह की मिट्टी है, ये पूरा रीजन है। अब इसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर भी है, ये इसमें भी है इस तरह से। और कुछ पार्ट है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश, इस तरह के कुछ हिस्से और हैं जिसमें ये छिटपुट पाई जाती है। अब इसकी हम कुछ विशेषताओं की बात करेंगे तो स्थानीय मृदा है, ये कहीं से आई हुई नहीं है जलोढ़ मिट्टी की तरह, ये वही है, ये चट्टाने भी वहीं की और वहीं टूट फूट के अपक्षय हुआ और वहीं की लोकल है, जोनल सॉइल भी इसको हम कहते हैं। निर्माण इसका ग्रेनाइट्स होता है, ये प्रश्न पूछा गया है, लाल मिट्टी का निर्माण किस तरह की चट्टानों से होता है, ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें लोहा सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी आया है कि किस तरह की मिट्टी में लोहांश की मात्रा सबसे ज्यादा, रेड सॉइल में, कोई शक नहीं, इसीलिए तो रेडिश नजर आती है ये जो सॉइल है, वो लोहा सबसे ज्यादा इसमें होता है। और ये थोड़ी सी छिद्रदार होती है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह कंकड़ पत्थर होते हैं। तो कंकड़ पत्थर होने की वजह से क्या, ये ह्यूमिडिटी को, वो पानी सोखते नहीं है कंकड़ पत्थर, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती तो फिर क्या होता है, सूख जाती है बहुत जल्दी, इसलिए इसमें बार बार इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत बार बार सिंचाई करनी पड़ती है इस तरह की जो फसलें पैदा की जाती है उनके लिए। उर्वरता ये सामान्य उर्वर होती है, लेकिन खाद वगैरह डाल के इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। मूलतः मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, इस तरह के फसलों के लिए ये अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये कंकड़ पत्थर का होना है अंदर। अगली है काली या रेगर मिट्टी या रेगुड़ मृदा भी इसको हम कह सकते हैं, ब्लैक सॉइल हम कहते हैं काली मिट्टी। इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर हम जाएं तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है वो पूरा, ये देखिए पूरा मध्य प्रदेश का मैक्सिमम हिस्सा, महाराष्ट्र को मैक्सिमम हिस्सा आता है, और भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात का ये हिस्सा भी, तो ये जो डेक्कन ट्रैप है इसमें काली मिट्टी बहुत अच्छी फैली हुई है, ये देखिए इस तरह की होती है, ब्लैक सॉइल बिल्कुल काली नजर आती है हमें देखने पर। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें भी छुटपुट जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसमें देखने को मिलती है, लेकिन मेजर हिस्सा काली मिट्टी का ये है इस तरह से। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये भी स्थानीय मृदा है, कहीं से आई हुई नहीं है, यहीं से लावा से निर्मित है, ये पूरा हिस्सा लावा से बना हुआ है, और ये मिट्टी सारे ये चट्टाने जो लावा से बनी हुई टूटती फूटती रहती है और यहीं से बनी हुई थी, ये भी जोनल सॉइल है, वहीं की सॉइल है, वहीं पर पड़ी हुई है। और निर्माण लावा से होता है, रंग काला इसलिए होता है, इसमें भी लोहे की मात्रा अधिक होती है, पर लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा तो लाल मिट्टी में ही होती है, लाल जो पीली है उसी में, पर इसमें भी अच्छी होती है, अच्छा पार्ट होता है उसका। और ये बहुत महीन होती है, बिल्कुल बारीक मिट्टी, जिसको हम घाद और क्ले कहते हैं, वो मिट्टी इसमें ये पाई जाती है। और जल पड़ने पर ये चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, जैसे ही पानी इसमें पड़ता है चिपचिपी सी इतनी चिकनी हो जाती है, आप एक बार अगर पाँव भी रख दो तो वो चिपक जाएगी, उससे पकड़ लेगी आपको। और आपने कभी देखा होगा इस तरह की मिट्टी में गलती से कोई पशु जानवर फंस जाता है तो वो मर ही जाते हैं, वहां वापस बाहर ही नहीं आ सकते, वो इतना मुश्किल है, इसमें चिपचिपी सी हो जाती है। और इसमें दरार, सूखने पर दरारें पड़ जाती है, इससे फट जाती है, जी आपने तालाब के पेटे में देखा होगा, ऐसी दरारें पड़ जाती है। इसका कारण यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसी तरह की मिट्टी में, इससे ज्यादा कोई मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, इवन जलोढ़ भी नहीं कर सकती। तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब पानी ज्यादा है। अब वो पानी अगर सूख जाता है तो फिर इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो फिर वो दरारें पड़ जाती है और फिर वो फट जाती है, और उसके बाद ये पत्थर की तरह मजबूत भी हो जाती है। अब इसको उठाओ तो पत्थर की तरह ये आपके हाथ में आ जाएगी, फिर ये बिखरेगी नहीं बहुत जल्दी, आसानी से नहीं बिखरती, कहने का मतलब ये। तो नमी धारण करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा है, और इसीलिए बिना सिंचाई के इसमें खेती आराम से हो सकती है। उपजाऊपन, अच्छा उपजाऊपन है, बहुत बढ़िया, जैसे जलोढ़ मिट्टी जितना नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है, और थोड़े मोटे खाद डालकर हम इसमें कपास, अफीम, गन्ना, दलहन, तिलहन ये पैदा कर सकते हैं। कपास के लिए तो ये मिट्टी सबसे ज्यादा जानी जाती है, सबसे बेस्ट क्रॉप अगर इसमें होती है तो वो कपास है, इसीलिए इसको कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा अफीम और गन्ना भी इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश में आपने मालवा के पठार में देखा होगा अफीम का जो रीजन है, ये हिस्सा मालवा का पठार ही तो है, ये काली मिट्टी वाला जो हिस्सा है। और इसके अलावा गन्ना, महाराष्ट्र में, भारत में वैसे भी सबसे ज्यादा गन्ना पैदा किया जाता है यूपी के बाद, तो ऐसे में ये जो रीजन है वो बहुत पॉपुलर रीजन है।
भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये विस्तृत होगी। चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, पोटाश, ये कुछ चीजें हैं जो इसमें ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है वन या पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल हम इसको कह सकते हैं, और ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है ज्यादातर। अब क्षेत्र देखिए, इसमें आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और पश्चिमी घाट, ये पूरा हिमालयन रीजन, इधर ये सिक्किम, ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पर, और ये वेस्टर्न घाट, ये देखिए इसमें भी ये कहीं कहीं देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा ऊंचा नहीं। ऐसे में मेजर रीजन ये है, और ये कुछ चिटपुट इधर वाले जो हिस्से हैं, और मुख्य हिस्सा ये है हिमालय वाला रीजन, ठीक है। तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं जनरली फाउंड ऑन द माउंटेन और हिल स्लोप्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और ये सारे रीजन फॉरेस्ट से कवर होते हैं, तो इसको वन मृदा भी हम कह सकते हैं। तो ये भारत के अंदर इस रीजन में देखने को मिलती है, और इसकी जो मुख्य विशेषता है उसमें परत बहुत पतली होती है। जैसे हमने कहा गंगा के मैदान में 2 से 3 हजार मीटर परत है, वो ऊपर वाली परत मिट्टी उसकी, लेकिन इसकी बहुत कम होती है। कारण यह है कि स्लोप होता है, स्लोप पर मिट्टी आसानी से नीचे पानी के साथ बह जाती है बारिश में, तो ऐसे में बहुत पतली लेयर यहाँ पर होती है, इसलिए कम गहरी होती है, पथरीली और कम उपजाऊ होती है। पथरीली इसलिए क्योंकि बारीक मिट्टी नीचे चली जाती है, ऊपर कंकड़ पत्थर बच जाता है, और उपजाऊपन ऑब्वियसली इसमें कम होगा क्योंकि ना तो ह्यूमिडिटी हुमस इतना टिक पाता है, ना बारीक मिट्टी उतनी टिक पाती है। स्लोप है ना, बारिश की वजह से वो सारा धुल के नीचे वॉश आउट हो जाता है। सबसे ज्यादा अपर्दन भी इसका होता है, कारण ये कि स्लोप पर है, पानी जैसे ही इसको बहा ले जाएगा। जूमिंग जो कृषि भारत में मूलतः की जाती है नॉर्थ ईस्ट में, ये पर्वतीय जो भाग है उन्हीं में की जाती है, तो झूम कृषि के साथ भी इस मिट्टी का संबंध जुड़ता है। जूमिंग का मतलब स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको। कश्मीर में, लद्दाख है, यहाँ पर फल, सूखे मेवे और फूल के लिए केसर की खेती है, एप्पल की खेती है, ड्राई फ्रूट्स से है, उनके लिए मिट्टी बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में ये उष्णकटिबंधीय फल जो है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो पैदा किए जाते हैं ये नीलगिरी के अंदर। दूसरा, इसमें सीढ़ीनुमा खेत बना के चावल पैदा किए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, कि सारे हिली रीजन होते हैं, वहां सीढ़ियां बना दी जाती है, सीढ़ीनुमा खेत बना के फिर उनको भर के चावल पैदा किए जाने का जो काम है वो यहाँ पर होता है। तो सीढ़ीनुमा खेत की वजह से भी ये मिट्टी काफी चर्चित है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदा। ये देखिए इसका कलर किस तरह का है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट जो है उसमें ये देखने को मिलती है। पतली सी लेयर है, आप यहाँ इस कलर के हिसाब से देख सकते हो, ये देखिए ये। फिर ये चुटपुट यहाँ तमिलनाडु के अंदर, ये ओडिशा वाला जो रीजन है, इधर मेघालय के अंदर भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ हिस्सा इसका है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पैच में देखने को मिलती है अलग अलग जगह पे। लेटराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। इस शब्द का प्रयोग बुचानन ने किया था 1810 में। और ये मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ तापमान भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ उच्च तापमान और उच्च वर्षा, वहाँ किस तरह की मिट्टी, वहाँ लेटराइट मृदा मिलती है। कारण यह है कि वहाँ तापमान ज्यादा है, तो वो जो ह्यूमिडिटी, जो हुमस है, वो बहुत जल्दी सड़ गल जाता है, और फिर उसमें बारिश का पानी आता है तो वो सारा उसमें घुल के फिर नीचे चला जाता है। जो जो ऊपर का जो हुमस है वो सारी घुल के नीचे चली जाए, इसी प्रोसेस को हम निक्षालन कहते हैं। और इसीलिए आप ध्यान में रखना कि इस मिट्टी में ऊपर कंकड़ पत्थर बच जाता है, क्योंकि जो बारीक मिट्टी के कण होते हैं, जो ह्यूमस होता है, वो घुल के नीचे चला जाता है बारिश ज्यादा होने की वजह से, तो ऊपर कंकड़ पत्थर बच जाते हैं। तो ऐसे में इस मिट्टी में ज्यादा कंकड़ पत्थर होते हैं, इवन लाल पीली जो मिट्टी उससे भी ज्यादा कंकड़ पत्थर इसमें होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। रंग इसका पकी हुई ईंट जैसा होता है, और कंकड़ पत्थर की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। सूखने पर ये पत्थर की तरह कड़ी हो, सूखने के बाद तो ईंट आपने देखी होगी बहुत मजबूत हो जाती है, बहुत कड़क बन जाती है ये। और इसीलिए वो घर 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 गृह निर्माण जो सामग्री है उसमें इस्तेमाल है। ईंट तो होती है, साथ ही जो ट्रेडिशनल घर बनते हैं मिट्टी को सुखा करके, वो भी इसी तरह की मिट्टी से बनते हैं। मिट्टी की जो दीवारें बनती है उसमें यही मिट्टी ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि सूख जाती है और फिर मजबूत हो जाती है बहुत ज्यादा। इवन सीमेंट जितनी मजबूती भी मिल जाती है आपको इसमें, इस मिट्टी में। उर्वरता हालांकि इसमें कम होती है, खाद का प्रयोग करके आप उर्वर इसको बना सकते हैं। चाय, कॉफी, रबर, नारियल, चाय के लिए विशेष तौर पर ये जो सॉइल है वो काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये बाकी सारे फसलें भी इसमें होती है। भारत में लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। नेक्स्ट है शुष्क या मरुस्थलीय या रेतीली या बलुई मिट्टी हम जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में आप सब जानते हैं किस तरह की मिट्टी होती है। बिल्कुल रेतीली मिट्टी, आप यहाँ देख सकते हो, वेजिटेशन नहीं होता, ह्यूमिडिटी नहीं होती, पानी और ये सब चीजें तो होती नहीं है। और ये यहाँ पे दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूरा पश्चिमी हिस्सा जो अरावली के पश्चिम में है, गुजरात का कुछ हिस्सा, इसमें ये मिट्टी मूलतः मिलती है हमें। और इसकी मुख्य विशेषताओं पर जाए तो लवणीय है, सैलिनिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, खारी होती है एक तरह से हम कहें। कम वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में मिलती है। कण मोटे मोटे होते हैं। हुमस बहुत कम होता है, क्योंकि वेजिटेशन है ही नहीं तो हुमस आएगा कहाँ से इसमें, तो हुमस काफी कम होता है इसके अंदर।
और जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं, मॉइस्चर को होल्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि कण होते हैं बड़े बड़े और ये पानी को अब्जॉर्व नहीं करते। आप रेत में आप ऊपर से पानी डालोगे नीचे निकल जाएगा, जबकि आप काली मिट्टी में पानी ऊपर से डालिए नीचे नहीं निकलेगा, सौंप लेती है। ये इसकी विशेषता है मूलतः। और बाजरा एक ऐसी फसल है जो इसमें आसानी से उगाई जा सकती है। तो ये शुष्क रेतीली या बलुई मृदा है। इसके बाद लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सलाइन या अल्कलाइन सॉइल। ये मूलतः गुजरात के कच्छ की रण, कच्छ की रण में इसलिए कोई समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र का पानी खारा होता है तो मिट्टी भी खारी है। पूर्वी तट के सारे डेल्टा है, ये सब डेल्टा रीजन जो है इसमें इधर भी समुद्र का खारा पानी है, तो वो सारा खारा पानी यहाँ चला जाता है। सुंदरबन का डेल्टा भी इसी तरह का है। राजस्थान में खारी झीलें, लूणकरण, पचमदरा, डिडवाना ऐसी यहाँ पर झीलें हैं, उसमें भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा अधिक सिंचाई वाले नहरी क्षेत्र में भी ये इस तरह की मिट्टी मिलती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, ये सारे यहाँ पर, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी, जैसे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की बात करें, उसका 1/3 हिस्सा खराब हो गया। अब बेसिक बात क्या है उसको समझिए, क्यों ऐसा नहरी क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ तटवर्ती क्षेत्र में क्यों हो रहा है तो समझ में आएगा कि समुद्र का किनारा पास में है। यहाँ ये खारे झीलें हैं तो ये भी समझ में आएगा। लेकिन नहरों में क्या हो रहा है, बेसिकली क्या करती है, नदियां जो हैं वो बारिश के पानी में, जो धरती के ऊपर से जो नमक होता है वो बारिश के पानी में घुल के नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। लेकिन हमने क्या किया, बीच में रास्ते में, नदियों के रास्ते में बांध बना दिए, तो अब वो जो नमक बह के समुद्र में जाना चाहिए था, वो नमक कहाँ, उस बांध से बनी हुई झील में इकट्ठा होता रहता है, और वहीं से वो नहरें उस पानी को कहाँ पहुंचाती है, आपके खेत में। तो जो नमक समुद्र में जाना चाहिए था वो नमक अब आपके खेत में पहुंच रहा है, और फिर तस्वीर ये हो जाती है। इसलिए नहरी क्षेत्रों में ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये इस तरह के सारा नमक इन खेतों में, यहाँ नीचे भी ये भी देख सकते हो इस इमेज में भी आप यहाँ पे, तो इस तरह का नमक सारा आपके खेत में पहुंच जाता है और फिर वो बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाती है। इसमें फिर मिट्टी, इसमें फसलें पैदा नहीं हो सकती फिर। इसलिए इसमें विशेषता देखिए, ऊसर मृदा, इसको ऊसर भी कहते हैं। अब इस तरह का हो जाए तो उपचार क्या, जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम क्या करता है, सैलिनिटी को सौंप लेता है, और इसीलिए जो केमिकल खाद बनते हैं उनमें भी जिप्सम की मात्रा होती है, जिप्सम डाला जाता है उसमें। अनुर्वर होती है, अनुपजाऊ, अनफर्टाइल है, कोई उपजाऊपन इसमें नहीं होता, वनस्पति भी नहीं होती। कुछ वेजिटेशन है जो इसके अकॉर्डिंग होती है, वो उग जाती है, लेकिन वो उनका दैनिक जीवन में हमारे को इतना महत्व नहीं है। और ज्यादातर जलाक्रांत क्षेत्र, वाटर लॉगिंग जो एरियाज होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये इस तरह से खेत हो जाते हैं, और नहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है इसका वर्तमान में, जो ह्यूमन अफेक्टेड हम कह सकते हैं। अंतिम है पीठ मृदा या पीटी सॉइल हम जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा केरल में मिलती है, प्रश्न में पूछा गया है, सबसे ज्यादा केरल में मिलती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड, तटीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनमें भी देखने को मिलती है। इसकी जो खास विशेषता है वो ये भारी वर्षा और अधिक वनस्पति, वर्षा भी ज्यादा होगी, वेजिटेशन भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो निर्माण है उसकी दशा आर्द्र ह्यूमिड जो कंडीशंस है, और वेजिटेशन ज्यादा है तो फिर इसमें जैविक पदार्थ भी ज्यादा होंगे, ह्यूमस ज्यादा होगा। ह्यूमस की मात्रा 40 से 50% होती है, मतलब देखो ऑलमोस्ट आधा ह्यूमस है इसके अंदर। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि ये वेजिटेशन ज्यादा होती है, वहीं पर ये हो सकता है। रंग गहरा काला होता है, बिल्कुल काला, काली मिट्टी जो होती है उससे भी ज्यादा काला होता है इसका। और इसमें थोड़ी अल्कलिनिटी होती है, क्षारीयता होती है, इस तरह की जो सॉइल होती है इसमें। तो ये भारत के मुख्य जो आईसीएआर के द्वारा वर्गीकृत 8 जो मुख्य भाग थे उनका हमने डिस्कस की। अब हम शॉर्ट में यहाँ एक और बात करते हैं, यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृषि विभाग है, उसने विश्व के अंदर एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है वर्ल्ड लेवल पर। और वो क्लासिफिकेशन है जो मूलतः इसके जो फॉर्मर डायरेक्टर थे गे डोनाल्ड स्मिथ, उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो उसको हम यूएसडीए स्कीम कहते हैं, मिट्टी का वर्गीकरण। तो इन्होंने 12 तरह की मिट्टियां बताई हैं, और उसमें से भारत में ये 7 तरह की मिट्टियां ज्यादातर पाई जाती है। उसमें से सबसे पहले इंसेप्टिसॉल्स, देखिए भारत के लगभग 40% भाग पर इस तरह की मिट्टी है, इंसेप्टिसॉल्स। फिर है एंटीसॉल्स, ये लगभग 28% इस तरह की एंटीसॉल्स मिट्टियां होती है। एल्फिसॉल्स, ये 13.55% हिस्सा है भारत में। इसके अलावा वर्टिसॉल्स, ये 8.52%। इसके अलावा एरिडिसॉल्स, उल्टीसॉल्स और मॉलिसॉल्स, इस तरह की 7 तरह की मिट्टियां और पाई जाती है। इसके अलावा जो अदर है, अन्य, उसमें ये सारी आ गई, एंडीसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, जेलीसॉल्स और हिस्टोसॉल्स। तो ये 12 तरह का वर्गीकरण उन्होंने किया था। तो भारत में भी इस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस तरह की मिट्टी सबसे ज्यादा होती है, और ये इंसेप्टिसॉल्स उसमें ऑप्शन में आता है। कई बार इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी जमवाते हैं। तो पहली 4 आप ध्यान रखिएगा, इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फिसॉल्स और वर्टिसॉल्स, ये 4 मेजर है। तो सबसे ज्यादा इंसेप्टिसॉल्स।
तो ये भारत में मृदा संबंधी इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, आप मुझे फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। मिट्टी संरक्षण का पिता किसे कहा जाता है? मृदा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वे की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईसीएआर ने भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा है? भारत में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? भारत में काली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कपास के कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी मानी जाती है? तो आप इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर नहीं आ रहे तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम भारत में मृदा संबंधी समस्याओं की बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। हम जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।